हेलो एवरीवन, आप सभी का हिंदी साहित्य के इस क्लास पे मोस्ट वेलकम। अब हम हिंदी साहित्य का जो कोर्स है वो भी स्टार्ट करने जा रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं टोटल एक एक चैप्टर का। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले छंद के साथ, छंद विधान। और इस छंद के जो आपके सिलेबस में जो जो छंद है उन छंदों से बनने वाले सारे प्रश्न हम देखेंगे। जिस तरीके से हमने हिंदी कंपलसरी के ग्रामर को बेस्ट तरीके से देखा था और एक एक क्लास अगर आप देखते हैं तो कंप्लीटली पेपर आपका इसमें से बन जाएगा। आइए शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज सबसे पहले आपके सामने एक प्रश्न दिया हुआ बच्चों कि रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न इसमें से बनेंगे। पहला प्रश्न है, छंद के किसी चरण में उसको पढ़ते समय जहां विराम की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं। आपको पता है ना, जहां हल्का विराम आता है, ठहराव जहां पे आता है उसे हम यति कहते हैं। यति आप सभी को पता होगा, यति। अब देखो एक्चुअली क्या होता है, जो छंद होता है ना उस छंद के अलग अलग अंग होते हैं। छंद में वर्ण, मात्रा, यति, गति, तुक, ये सारे छंद के अंग हैं और इन सब का डिटेल अध्ययन हम पिछले जो हमारी क्लासें रही है उसमें हम कर चुके हैं। अगर आपको टोटल वीडियो देखना हो छंद के बारे में, सारे छंद अगर पढ़ना हो तो इस वीडियो की प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पे जाके आप देख सकते हो। हिंदी साहित्य की जो हमारी प्लेलिस्ट है वहां पे आपको टोटल छंद भी मिल जाएंगे। यति में क्या होता है कि जब हम कोई पंक्ति पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो यहाँ पे हे प्रभु कहने के बाद में जहाँ हल्का सा रुकते हैं, जहाँ कॉमा आता है, आप कभी भी ध्यान रखना किसी भी काव्य पंक्ति में जहाँ बीच में कॉमा आता है तो वो यति कहलाती है। यहाँ पे हल्का सा रुकना है। और यहाँ ना यति कहाँ कहाँ लगती है, ये छंदों में अलग अलग नियम होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम गीति का छंद की बात करें तो गीति का छंद में 14-12 पे यति आती है। समझ रहे हो, पहले 14 मात्राएं, उसके बाद यति, फिर 12 मात्राएं। सारी चीजें हम आगे कवर करेंगे एक एक करके, तो अभी आप ये समझते जाइए। नेक्स्ट देखो, दूसरा प्रश्न है कि मात्रिक छंदों में किस संख्या नियत रहती है। तो बताइए मात्रिक छंदों में किसकी संख्या नियत रहती है। जो बच्चे रेगुलर पढ़े उन सबको तो पता है, पर कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे लेकिन अभी एग्जाम के टाइम में आ रहे हैं। तो मैं बता दूं बच्चों, मात्रिक छंदों में मात्राओं की संख्या नियत रहती है। मात्राओं की संख्या जो है वो क्या होता है, निश्चित रहती है। आपको पता होगा छंद दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मात्रिक छंद और दूसरा होता है वर्णिक छंद। ये दो प्रकार के छंद होते हैं। मात्रिक छंद में मात्राओं की संख्या निश्चित रहती है, यानी निश्चित मात्राओं के मात्रिक छंद में, और एक होता है वर्णिक छंद जिसमें वर्णों की संख्या निर्धारित रहती है, निश्चित रहती है। ठीक है, तो इस तरीके से छंद कितने प्रकार के, और दो प्रकार के, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की संख्या निर्धारित रहती है, फिर मात्राओं को भी दो भागों में विभाजित किया जाता है। मात्राओं को दो भागों में विभाजित करते हैं, एक होती है लघु मात्रा, एक होती है लघु मात्रा और दूसरी होती है गुरु मात्रा। ये जो लघु मात्रा है इसी को ह्रस्व भी कहते हैं, इसी को ह्रस्व भी कहते हैं, और जो गुरु है इसी को दीर्घ भी कहते हैं। अब देखो कई बार क्या होता है, परीक्षा में एक बार प्रश्न आया था कि लघु मात्रा का चिन्ह बताइए। तो लघु या जो ह्रस्व मात्रा होती है ना, इसको तो हम ऐसे खड़ी पाई से शो करते हैं, और जो दीर्घ या गुरु मात्रा जो होती है उसे ऐस आकार से शो करते हैं। तो ये एक मात्रा है और ये दो मात्रा है। ठीक है, मात्राएं बस दो ही होती है, हाईएस्ट मात्रा दो होती है और कम से कम मात्रा एक होती है। तो दो मात्रा होती है, लघु गुरु, ये याद रखना। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है, गीति का छंद के प्रत्येक चरण में रिक्त स्थान मात्राएं होती है। तो आपको समझना है कि गीति का एक छंद है और ये एक सममात्रिक छंद है। गीति का जो है वो कैसा छंद है बच्चों, सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद किसे कहते हैं, जिसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या एक समान होती है उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। चूंकि गीति का एक सममात्रिक छंद है इसीलिए इसके प्रत्येक चरण में बच्चों कितनी मात्रा होती है, इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है, 26 मात्राएं होती है। और ध्यान रखना कि इसमें 14-12 पर यति होती है। 14-12 पर क्या होता है, यति होती है। ये इसकी विशेषता है। ये आ सकता है मात्रिक छंद, भाई गीति का छंद किसे कहते हैं उसका उदाहरण दीजिए, तो आप ये जो है ना इसकी पूरी सारी विशेषता लिखेंगे कि गीति का छंद एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, सममात्रिक है और इसमें 4 चरण होते हैं। आप दूसरी पॉइंट लिखिए, इसमें 4 चरण होते हैं, यानी 4 पंक्तियां होती है ना, 4 चरण होते हैं। फिर लिखना कि इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती है और इसमें 14-12
12 पर यति होती है, अंत में लघु गुरु आता है, ठीक है ना, अंत में लघु गुरु आता है। तो 1 2 3 4 और 5 लाइनें आपको लिखनी है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। और अगर उदाहरण पूछा जाता है तो आपको उदाहरण लिखना है, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। तो ये आपको उदाहरण है बच्चों, ये उदाहरण याद कर लेना, अभी भी टाइम है। हिंदी साहित्य के एग्जाम में आप लोग बेस्ट उदाहरण याद कर लीजिए, गीतिका, हरिगीतिका, द्रुत विलंबित, जितने भी छंद है उन सबका एक एक उदाहरण आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और ये हमारा प्रश्न हो गया 26 मात्रावती हो गया। आगे देखो, छंद शास्त्र के प्राचीनतम आचार्य माने जाते हैं पिंगल, है ना। आचार्य पिंगल जो है ये छंद शास्त्र के प्राचीनतम आचार्य माने जाते हैं। आंसर आपको लिखना बच्चों पिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है, अगला 5वां प्रश्न है कि छंद के किसी चरण में उसको पढ़ते समय जहां विराम की आवश्यकता होती है उसको हम यति कहते हैं। ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। चलिए आगे बढ़े, यति को हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं, इसको यति कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, दोहा, यह भी एक प्रकार का छंद है बच्चों। तो दोहा छंद में प्रथम और तृतीय चरण में मात्राएं होती है, जबकि दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती है। एक्चुअली इसमें क्या होता है बच्चों कि जिनके चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है वो तो सममात्रिक छंद कहलाता है, और जिसके पहले और तीसरे, मतलब जैसे ये एक पंक्ति है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, है ना, ये एक पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति और ये चौथी पंक्ति। तो इसमें क्या होता है, विषम विषम का जोड़ा बनता है, सम सम का जोड़ा बनता है। पहली और तीसरी में मात्राओं की संख्या समान होगी और दूसरी और चौथी में मात्राओं की संख्या समान होगी। तो इस प्रकार का जो छंद होता है उसे हम अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं, है ना, इसे हम अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। तो ये जो दोहा होता है बच्चों, इसमें पहले और तीसरे में 13 मात्रा होती है, इसमें 13 होती है, इसमें 13 होती है, इसमें 11 होती है और इसमें भी 11 होती है। तो इस तरीके से जो दोहा छंद है, इस दोहे छंद में पहले और तीसरे चरण में, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्रा होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। याद रखना, कोई भी आप दोहा उठा के ले लीजिए, कबीरदास जी का, सूरदास जी का, कोई भी दोहा उठा के और उसकी मात्राओं की गिनती कर लेना, आपको यही मात्रा मिलेगी। अगला क्वेश्चन है देखो, सोरठा दोहे का होता है। तो सोरठा जो है वो दोहे का बिल्कुल विपरीत होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। सोरठा जो है वो दोहे का क्या होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। क्या होता है उल्टा, कि दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। तो सोरठे में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। समझ रहे हो ना, ये उसका बिल्कुल विपरीत हो जाएगा, बिल्कुल इसका उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, यति, गति, गाण, मात्रा, तुक आदि छंद के क्या कहलाते हैं, अंग कहलाते हैं। ये सभी छंद के अंग हैं। इन सभी को मिला करके ही छंद का निर्माण होता है, छंद की रचना जो है वो होती है। यति क्या होता है, हल्का विराम। गति क्या होता है, एक उसके लय जो होती है, जिस इससे गीतात्मकता आती है, जिसमें गेयता का समावेश होता है। गण जो है वो वर्णिक जो छंद होते हैं बच्चों, उसमें 8 गण आते हैं, उसमें यम, आता, राज, भान से लगा सूत्र से इस गणों को याद करते हैं और इससे भी मात्राओं का निर्धारण होता है। उसमें प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं। फिर मात्रा हम देखते हैं, 2 मात्राएं होती है, 2 प्रकार की, लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा। और तुक का मतलब होता है पंक्ति के अंत में, चरण के अंत में जो ध्वनियों की समानता होती है, ध्वनियों की जो एक रूपता होती है वो तुक कहलाती है, इसे तुकबंदी भी कहते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और हमारा ये रहा बच्चों 9वां प्रश्न कि द्विमात्रिक वर्ण होता है। जो द्विमात्रिक वर्ण होता है जिसमें 2 मात्राएं होती है, तो द्विमात्रिक वर्ण बच्चों गुरु वर्ण होता है। मतलब जो गुरु होता है ना, जैसे हमने देखा गुरु, या फिर हम इसे गुरु को हम इसे दीर्घ भी कहते हैं, गुरु को हम क्या कहते हैं, इसे दीर्घ भी कहते हैं। तो इसकी जो मात्रा होती है वो 2 होती है ये, और एक होता है लघु, या फिर हम इसे क्या कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं। तो ह्रस्व जो होता है उसकी मात्रा होती है 1, जिसे हम खड़ी पाई से दर्शाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अनुस्वार युक्त वर्ण माना जाता है। अब देखो, एक तो क्या होता है वर्ण, एक तो अनुनासिक वर्ण होता है, एक अनुस्वार वर्ण होते हैं। तो जो अनुस्वार वर्ण होते हैं वो हमेशा गुरु माने जाते हैं। मतलब ये किसी वर्ण के ऊपर जो बिंदु लगता है ये अनुस्वार माना जाता है। ठीक है,
चलिए, तो ये देखो हमने 10 प्रश्न किए हैं। अभी तो ये शुरुआती क्लास है, पहली क्लास है, छंद अभी पूरे नहीं हुए। बहुत सारे प्रश्न हम इसमें करेंगे और हर टाइप के छंद से हम प्रश्न कवर करेंगे ताकि एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। कैसे लगी आपको ये क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। मिलते हैं अगली क्लास में। पॉलिटिकल साइंस और हिंदी साहित्य दोनों सब्जेक्ट हमारी कंटिन्यू चल रही है और शाम को 8 बजे होगी हमारी लाइव क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।